नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर वीडियो बनती ही रहेंगी। रोज़ नई बातें सामने आती हैं, रोज़ नए डेवलपमेंट सामने नज़र आते हैं। अभी एक ताज़ा डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल में ये हुआ है। अमित शाह ने जो 2 दिन का दौरा किया था और बांकुड़ा इलाके में ख़ास तौर से उन्होंने फोकस किया था, उस इलाके को लेकर ममता बनर्जी बड़ी अलर्ट हो गई हैं। और ममता बनर्जी वहाँ 2-3 दिन के दौरे पर निकली हुई हैं, रैलियां कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं और साथ ही साथ वो उन समस्याओं को एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं जो समस्याएं अब तक नहीं उन्होंने हाईलाइट की थी और जो उनके रडार में अब तक नहीं आई थी। ऐसा क्यों कर रही हैं? दरअसल बांकुड़ा जो एक इलाका है, जो रीजन है पश्चिम बंगाल का, उसमें 13 विधानसभा सीटें आती हैं और 3 लोकसभा सीटें आती हैं। बांकुड़ा, बिष्णुपुर और बर्धमान दुर्गापुर, ये 3 लोकसभा सीटें आती हैं और 2019 में ये तीनों लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। अब ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि इस इलाके में अब अमित शाह आ गए हैं और अमित शाह के आने के बाद उन्होंने जैसे कि बांकुड़ा में वो आदिवासियों से मिले, इसके अलावा कुछ शेड्यूल कास्ट्स के घर में उन्होंने भोजन किया और काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की, तो उन्हें ये लग रहा है कि बांकुड़ा कहीं हाथ से ना निकल जाए। बांकुड़ा हाथ से निकल गया तो बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है और यहाँ से बीजेपी लीड कर सकती है। वैसे ममता बनर्जी को मुझे लगता नहीं कि बीजेपी से उतना ज़्यादा अभी डरना चाहिए। मेरा मानना है कि ममता बनर्जी को अभी अपनी पार्टी को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो उनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, उसके कई बड़े ऐसे नेता हैं जो नाराज़ चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में अपना बताया है, शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के खासम खास हैं, मिदनापुर इलाके की लगभग 40-45 सीटों पर जिनका प्रभाव है, कभी पार्टी में नंबर 2 माने जाते थे ममता बनर्जी के बाद, परिवहन मंत्री हैं इस समय और सांसद भी रहे हैं। उनके परिवार में भी कई लोग सांसद विधायक हैं, एक बड़ा परिवार है उनका। उनकी उपेक्षा करना ममता बनर्जी को भारी पड़ सकता है, ये मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। अभी ममता बनर्जी को अपनी समस्याओं को एड्रेस करने की ज़रूरत है। उन्हें बीजेपी से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आंकड़े मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि उन्हें क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो ममता बनर्जी का ग्राफ है लोकसभा चुनावों का, विधानसभा चुनावों का, उसमें उन्हें चिंता करने वाली बात ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में ठीक है, उनकी प्रदर्शन उनका 2019 में ख़राब रहा, लेकिन जो विधानसभा का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके पिछले 2-3 साल का मैं आपको विश्लेषण आगे बताऊंगा, तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को चिंता करनी चाहिए। ममता बनर्जी को ये सोचना चाहिए कि उनके शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता और कुछ और नेता जो मिनिस्टर भी हैं उनकी कैबिनेट में, वो उनकी मीटिंग्स क्यों अटेंड नहीं कर रहे, वो उनकी सभाओं में क्यों नहीं आ रहे हैं। जो मीटिंग वो प्रशासनिक स्तर पर बुला रही हैं, शासनिक स्तर पर बुला रही हैं, उनमें अटेंड करने के लिए वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनकी क्या नाराज़गी है। मेरा मानना है कि बेटर है कि वो यहाँ से बांकुड़ा और इन इलाकों पर फोकस करने के बजाय पहले अपनी पार्टी को फोकस करें। बीजेपी तो ये कह रही है कि बांकुड़ा इलाके को ममता बनर्जी ने ठगा है, ममता बनर्जी ने यहाँ पर कोई काम नहीं कराया है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है और हम तो इसलिए इस इलाके में आए हैं। देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं इस पर बात करते हैं। आंकड़ों का खेल सबसे बड़ा है और मैं इन चीज़ों पर भी ज़्यादा नहीं जाता कि कितनी सीटें किसने कब जीती, किसने कितनी सीटें कब जीती। असली खेल है मत प्रतिशत का, कि आपका लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो मत प्रतिशत रहा वो कितना अप गया, कितना डाउन गया, कितना आपने खोया, कितना आपने गेन किया। इसके बारे में मैं आपको दोनों पार्टियों के बारे में बताता हूँ, ममता बनर्जी के बारे में भी और फिर बीजेपी के बारे में भी बताऊंगा। बीजेपी जो कि इस बार 200 सीटें जीतने का ख्वाब देखकर बैठी हुई है और जबकि 2016 में बीजेपी ने केवल यहाँ पर 3 सीटें जीती थी और 10.16% वोट उसे मिले थे। जबकि 2016 से 2 साल पहले 2014 वाला चुनाव हुआ था, मोदी की लहर थी, मोदी बहुमत के साथ केंद्र में आए थे। उसके 2 साल बाद ही पश्चिम बंगाल में 2016 में विधानसभा चुनाव हुए तो तस्वीर कुछ उलट ही हो गई। 2016 में ममता बनर्जी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, 294 में से 221 सीटें
टीएमसी ने जीत ली थी और अकेले दम पर जीती थी। इस बार किसी से अलायंस नहीं किया था उन्होंने। 2011 में तो उन्होंने कांग्रेस और SUCI से गठबंधन किया था 2011 के विधानसभा चुनाव में। तब उन्होंने 184 सीटें जीती थी, 38.93% मत हासिल किए थे। लेकिन 2016 में अकेले अपने दम पर लड़ी, 221 सीटें जीती ली 294 से, बहुत प्रचंड बहुमत उनका आया। 44.9% वोट शेयर था 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का। 2019 के लोकसभा जो चुनाव हुए, जिसमें मोदी और अधिक प्रचंड बहुमत से जीतकर केंद्र में आए, उन चुनावों में ममता बनर्जी का वोट शेयर केवल 1.22% गिरा है। यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2016 के अगर लोकसभा चुनाव में आऊँ तो 1.22% का ही मत गिरावट आई है। और ये मैं ज़्यादा नहीं मानता। देखिए 2019 में उन्हें 43.69% वोट मिले, 22 सीटें उन्होंने जीती 42 में से टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में। जबकि 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 44.9% वोट मिले थे। तो यानी कि 1.22% का ही वोट उनका गिरा। ये अलग बात है कि उन्होंने सीटें ज़्यादा गंवा दी। बीजेपी ने, जो कि 2014 में केवल 2 लोकसभा सीटें जीत पाई थी, आसनसोल और दार्जिलिंग, उन्होंने 2019 में 18 सीटें जीत ली यहाँ पर। ये एक बड़ा जंप था और सिर्फ यही एक फैक्ट है जो बीजेपी के समर्थन में जा रहा है। 2019 में 40.64% मत हासिल कर लेना, इसी से बीजेपी उत्साहित है। और अमित शाह ये टारगेट देकर आए हैं वहाँ कि इस बार हमें 200 सीटें जीतनी है 294 में से। बहुत बड़ा टारगेट है, असंभव टारगेट अभी बीजेपी के लिए नज़र आ रहा है। लेकिन 2019 में 18 सीटें उन्होंने जीत ली, इससे उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी इसमें कोई ज़्यादा चिंता कर रही होंगी। देखिए ममता बनर्जी का अगर लोकसभा चुनावों का ग्राफ देखें, 2009 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 19 सीटें जीती थी, 31.18% मत हासिल किए थे। 2014 में जब मोदी लहर थी, 34 सीटें जीती उन्होंने इसके बावजूद भी, और 39.79% मत टीएमसी को मिले थे पश्चिम बंगाल में। और 2019 में उनकी सीटें कम हुई, 34 से 22 पर आ गई वो, लेकिन मत प्रतिशत 43.69% रहा। यानी कि उनका जो वोटर है वो उनके साथ सॉलिड खड़ा रहा। बाकी अन्य पार्टियों का जो वोट था, कम्युनिस्ट दलों का, कांग्रेस का, वाम मोर्चे का, वो सारा बीजेपी को शिफ्ट हो गया और बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली और 40.64% वोट हासिल कर लिए। तो मेरा ये मानना है कि अभी स्थिति इतनी ख़राब नहीं है ममता बनर्जी की, जितनी उनकी मीडिया के माध्यम से नज़र आ रही है। ममता बनर्जी को ठीक है, लोकसभा चुनावों में देखिए 2014 में बीजेपी को यहाँ केवल 17.02% वोट मिले थे और 2 ही सीटें जीती थी। और 2019 में 18 सीटें जीती, 40.64% हो गया। लेकिन ममता बनर्जी का जो वोट प्रतिशत था वो अभी भी बीजेपी से ज़्यादा है, 43.69%। और विधानसभा चुनाव छोटे पॉकेट्स में होते हैं और इस मत प्रतिशत मुझे लगता है कि वहाँ एक 1% मत भी अगर आप दूसरे दल से आगे ले रहे हैं तो आप सीट जीत लेते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में ममता का मैजिक कुछ इस बार उतना कम होगा जितना बीजेपी सोच रही है। ये मैं मानता हूँ कि बीजेपी ने 2016 में 3 सीटें जीती थी। 2011 के चुनाव की अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, विधानसभा चुनावों की, तो उस समय खाता भी नहीं खुला था बीजेपी का, उसे सपना भी नहीं आता था पश्चिम बंगाल का, और अब 9 साल बाद वो 200 सीटें जीतने का ख्वाब देख रही है। ये एक बड़ा बदलाव है। इस बदलाव की वजह से ही एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि ममता बनर्जी की सरकार इस बार जा रही है, वो नहीं आ पाएंगी। लेकिन अभी आंकड़े ममता बनर्जी के पतन की कहानी नहीं कह रहे हैं। आंकड़े नहीं बता रहे हैं कि ममता बनर्जी इतनी डाउन जाएंगी। बीजेपी ने 2011 में 4.06% वोट हासिल किए थे विधानसभा चुनाव में, 2016 में 10.16% वोट हासिल किए, फिर उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में 40.64% वोट हासिल किए। बीजेपी का ग्राफ निश्चित रूप से बढ़ा है, लेकिन ममता बनर्जी का भी कॉन्स्टेंटली ग्राफ बढ़ रहा है। अगर मैं केवल बस एक जो थोड़ा सा फ़र्क आया
कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 2016 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 1.22% वोट कम मिले और इसी से बीजेपी उछल कूद मचा रही है वहाँ पर। तो फिलहाल मुझे ये लगता है कि ममता बनर्जी को भी अपनी पार्टी को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। जो समस्याएं उनकी पार्टी में हैं, अपने वरिष्ठ नेताओं को मिलें, बैठें, बात करें उनसे, और बीजेपी पर और नरेंद्र मोदी पर हमला करने के बजाय अगर जनता की समस्याओं को, कोविड को लेकर जो स्थिति है उसे फोकस किया जाए, और एनआरसी और सीए के मुद्दे को ममता बनर्जी ज़्यादा ज़ोर शोर से उछाल रही हैं, उनका विरोध कर रही हैं कि हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे। उनकी कहना वाजिब भी है, 27% के करीब मुस्लिम वोट हैं, अल्पसंख्यक वोट हैं पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी को ही ये सब लोग वोट करते हैं, तो इन मुद्दों पर तो वो फोकस करेंगे ही। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग अगर यहाँ आ जाते हैं तो ममता बनर्जी को दिक्कत हो सकती है। ममता बनर्जी ने शायद इसी वजह से ओवैसी से हाथ मिलाने की पेशकश भी की है अप्रत्यक्ष रूप से। बहरहाल अभी बहुत कुछ होने जा रहा है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी को कैसे हैंडल करेंगी, कैसे पार्टी का असंतोष थामेंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हम ममता बनर्जी, उनकी पार्टी में चल रही गतिविधियों, टीएमसी, इन सब को ट्रैक करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बारे में सबसे बेस्ट वीडियोस मैं ही दे रहा हूँ। और अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करें। ज़रूरत हो तो मोबाइल नंबर लिखिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और संपर्क करने की कोशिश करूंगा। आपके पास कुछ जानकारियां हों, प्लीज़ मुझसे शेयर करें और ज़रूर देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।